हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी की सशक्त कथाकार चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी लाक्षागृह। तो शुरू करें कहानी। सुन्नी लिफ्ट से बाहर आई। लिफ्ट के दोनों दरवाजों से सटे जूट के सस्ते किस्म के कारपेट से ढके हुए फर्श के छोटे टुकड़े दाहिनी तथा बाईं ओर लंबी राहदरी की शक्ल में विभक्त हो गए थे। राहदरी से जुड़े हुए थे हॉलनुमा कमरे। कमरों में अटे सटे सूखे दर्जनों चेहरे, उससे भी ज्यादा मेज कुर्सियां, संग कतारबद्ध फाइलों के बोझ से बदरंग हुए कपबोर्ड। सुन्नी को अकाउंट्स विभाग में जाना था। हाथ के कागजों पर दृष्टि डालकर जैसे ही वो बाईं ओर को मुड़ी, राहदरी में सिन्हा और स्वामीनाथन की बातचीत में अपना जिक्र सुनकर ठिठक गई। मोड़ पर बढ़ा हुआ पैर उसने पीछे खींच लिया। आंखों के समक्ष पेमेंट्स लिस्ट फैलाकर पढ़ने का उपक्रम करने लगी। लिफ्ट से आने जाने वालों की दृष्टि उस पर पड़ सकती थी, राहदरी से गुजरने वालों की भी। यही सोचकर यह नाटक आवश्यक लगा। चश्मे के कांच पर जमाई बरसाती नमी की सी धुंध एकाएक उसकी आंखों में उतर आई। उसे दिखाई देना बंद हो गया। सुन्नी को महसूस हुआ वो ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, न ही पसीजती बेजान टांगों को एक एक डग घसीटती अकाउंट्स विभाग तक पहुंच सकती है। जो कुछ उसने सुना वो उसके लिए अपने विषय में कोई नई प्रतिक्रिया नहीं थी, किंतु जिसके द्वारा व्यक्त की गई अवश्य अप्रत्याशित थी। धमनियों पर सहसा ब्लेड रेत देने जैसी। लिफ्ट के लाल तीर के संकेत द्वारा उसके 11वें माले पर होने की सूचना के बावजूद पूरी ताकत से उसने कॉल बटन पर अंगूठा दबा दिया। राहदरी में उसकी उपस्थिति से अनभिज्ञ अपनी रौ में बोलते सिन्हा की भारी आकर्षक आवाज और उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप स्वामीनाथन का कटाक्षपूर्ण फुअर ठहाका पिघले हुए शीशे सा कानों में टपकता, पर्दों पर फफोलों सा फूलता, मांस में गहरे धंसकर रह गए बबूल के कांटे सा टीसता, समूची देह को लंगड़ाहट में बदलता, लिपटा लिपटा उसकी सीट तक चला आया। दोनों हाथ के अंगूठे से उसने भौं के नीचे छिपी हुई माथे की हड्डियों को हल्के हल्के चापा। थोड़ी सहज हुई तो चपरासी रामलाल को आवाज दी और पेमेंट्स लिस्ट उसके हाथों में थमाकर अकाउंट्स में मिस्टर शर्मा को दे आने को कहा। रामलाल उसकी मेज से लगा क्षण भर रुका रहा। शर्मा साहब कुछ पूछेगा तो? सुन्नी ने दृष्टि नहीं उठाई। कह देना मुझसे फोन पर बात कर लें। आंखें उठा रामलाल की ओर देख पाना और देखने के बाद उसकी आंखों में उभरे प्रश्नों को संतुष्ट कर पाना उसके वश में नहीं था। लंच के बाद का वक्त था। सुबह से टाले जा रहे सरकारी काम का कुछ अंश निपटाने में पूरा हॉल मुस्तैदी की नाटकीय हबड़ा तबड़ी ओढ़े तकरीबन व्यस्त था। उसने टाइपराइटर पर नया रिबन चढ़ाया और अपनी 13 साल पुरानी नौकरी से त्यागपत्र टाइप करने बैठ गई। अब वो नौकरी नहीं करना चाहती। वो नौकरी नहीं, नौकरी उसे जीने लगी है। उसके अस्तित्व का पर्याय उसकी शिनाख्त बन गई है, जिसे वो कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अक्षरों पर नर्तन करती सी शब्द उगलती उसकी उंगलियां शब्द नहीं, उसके भीतर खौलते लावे का द्रव्य उगल रही हैं। अचानक गत में व्यवधान पड़ा। चेहरा उठाया उसने। उसकी मेज से सटे मिस्टर भार्गव उससे किसी जरूरी फाइल के विषय में पूछ रहे थे। मिस्टर भार्गव क्या पूछ रहे हैं वो कुछ सुन नहीं पा रही है। उसे लग रहा है मिस्टर भार्गव अचानक गूंगे हो उठे हैं और महज होठों की हरकत से अपना अभिप्राय समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कानों में भानुबेन के शब्द साए साए उड़ रहे हैं। देवेंद्र तो खुद ही 600-700 रुपया महीना घर लाता है, सुनीता को नौकरी चाकरी नहीं करने देगा। अति व्यस्त भाव से गर्दन उठाकर उसने शून्य दृष्टि से उनकी ओर देखा। भार्गव साहब उलझन में फंस गए। कुछ जरूरी टाइप कर रही हैं? जी। वो टाइपराइटर से उंगलियां हटाकर मेज को अस्त व्यस्त बना रहे कागजों के पुलिंदों को इधर उधर सरकाने सरियाने लगी। अस्वस्थ लग रही हैं आप? फाइल कोई जरूरी नहीं, चाय पीना चाहें तो आइए, कैंटीन चलें, शायद कुछ आराम मिले। इस कार्यालय में आदमी नहीं बरैया रहती हैं, जो लाख भगाने पर दरवाजे खिड़कियां बंद करने के बावजूद सिर पर भन्नाती मंडराती रहती हैं।
उसने भार्गव साहब को उनके चाय के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद कहा और अपने काम में लगती सी टाइपराइटर पर आधे टंकित पत्र की इबारत गौर से पढ़ने लगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो ये क्या कर रही है। पत्र की ओर भार्गव साहब का ध्यान आकर्षित कर रही है। भार्गव साहब को उसके त्याग पत्र के विषय में पता लग गया तो निश्चित ही वो आज कार्यालय की सनसनीखेज ताज़ा खबर होगी। होती रहे, ताज़ा खबर किसी लड़की के त्यागपत्र देने पर जरूर बनती। अगर उसकी जगह बीना शर्मा या सुधा अखिल जैसी विभागीय सुंदरियां होती। भार्गव ने वही किया जिसका उसे अंदेशा था। लटके पत्र को गौर से पढ़ते हुए उसने प्रश्न किया, किसका त्यागपत्र टाइप कर रही हैं आप? झूठ बोलने या बातों की जलेबी बनाने का कोई अर्थ नहीं। अपना। अपना क्यों? क्योंकि मैं शादी करने जा रही हूं, कहकर वो टाइपराइटर पर लगा अधूरा पत्र पूरा करने में जुट गई। पत्र पूरा कर उसने टाइपराइटर से अलग किया, दराज में से एक खाली लिफाफा निकाला, निदेशक को संबोधित कर कार्यालय का पता टाइप किया। पत्र पर्स में रखकर उठ खड़ी हुई। मेज जैसी थी वैसी ही छोड़ अपनी सीट पर खड़े खड़े पीछे घूमी। मिश्रा जी सुनिए। पीछे की मेज पर सिर झुकाए बैठे मिश्रा जी ने फैली हुई फाइलों में से सिर उठाया। उनके निदाए चेहरे पर अप्रसन्नता गहराई। लंच करने के बाद का समय, जब औरों के लिए काम को हाथ लगा देने की औपचारिकता का होता है, मिश्रा जी के लिए कुछ सुस्ता लेने का। अपने हिस्से की अधिकांश फाइलें वे कार्यालय में दाखिल होते ही सूंघ सूंघ कर निपटा डालते। सुबह की ताजगी दिन चढ़े कहाँ। मैं जरा घर जा रही हूँ। उन्होंने शौक से वाली भंगिमा में सिर हिलाया और पुनः फाइलों में गर्दन गड़ा अंतर्धान हो गए। वो बाहर आई। आकर स्टूल पर बैठे हुए रामलाल से उसने पूछा, साहब केबिन में हैं? हैं ना मैडम। सदैव की भांति चुस्त रामलाल तत्परता से स्टूल छोड़कर उठ खड़ा हुआ। एक पल के लिए असमंजस से घिरी वो दरवाजे का हैंडल पकड़े ठिठकी, फिर दरवाजा ठेल कर भीतर दाखिल हो गई। प्लेटफॉर्म पर बंबई घूमने और बाजार करने आए गृहस्थों तथा सैलानियों की भीड़ थी, स्कूली किशोर किशोरियों की भी। लगी हुई ट्रेन के तमाम डिब्बों को पार करती हुई वो बीच के महिलाओं के विशेष डिब्बे में चढ़ी और बीच वाली सीट की बड़ी खिड़की से सट कर बैठ गई, दीवार के सहारे सिर टेक कर, पीठ पीछे की आंखें मूंद, आंखें खुली रखने की इच्छा के बावजूद। दौड़ती हुई ट्रेन के विशाल डिब्बे में उसे लगा कि वो बुक्का फाड़ कर रो पड़े, डिब्बे में यत्र तत्र बैठी हुई महिला यात्रियों की परवाह छोड़कर। उसे यह भी लगा कि अकेले में, निपट अकेले में रोना मन के गुबारों को हल्का नहीं करता, जैसे अकेले बैठकर हंसना न अवसाद की गांठें खोलने में समर्थ होता है, न मनोरंजन प्रदान करने में। हींग और मिर्च मसालों की तीखी धांस ने इत्तला दी कि गाड़ी मस्जिद बंदर पर पहुंच रही है। उसने दरवाजे की ओर देखा। दड़बे से छूटी मुर्गियों की भांति धकियाती मुकियाती महिलाओं की रंग बिरंगी भीड़ डिब्बे में दाखिल हो रही थी। याद आया पिछले 8-10 महीने का जादुई समय 40 साल की प्रौढ़ा को अपनी औकात भुलाने को विवश कर कैसे उदरस्त कर गया था कि वो पाँव के नीचे की धरती छोड़ तैरती फुदकती अलहड़ किशोरी सी सिन्हा सिन्हा में हो उठी। घर बहुत छोटा सा था, गृह निर्माण भवन का 2 कमरे का फ्लैट। पिता सचिवालय में क्लर्क थे, पिछले महीने हेड क्लर्क बनके सेवानिवृत्त हुए। 4 दिन घर में बैठे तो ऊब उठे। पहले से भी कोशिशें कर रखी थीं, बाद में दौड़ धूप तेज कर दी। 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया। इतने खुश हुए कि माँ के साथ शिरडी होके आए। घर उसे हमेशा शांत ठहरा ठहरा सा लगा। अभाव में दिन नहीं बीते, किंतु भरा पूरापन भी। लोहे की 2 पुरानी खाटों, पुराने किस्म का अलमारी नुमा शोकेस, फल्ली पर रखा बड़ा सा रेडियो जिसे माँ ने अपने हाथों से बुने क्रोशिये के सुंदर मेजपोश से ढक रखा था, 2 मैले कपड़ों वाली आराम कुर्सियों से अधिक नहीं हो पाया। क्रोशिये की कंगूरेदार झालर सिर्फ धोने भर के लिए दरवाजों की चौखटों से अलग की जाती। माँ ने उस झालर में छोटे छोटे हाथी बुने थे जो बचपन में उसे हवा में झूलते बहुत अच्छे लगते थे, बड़े होने पर मूर्खता की सीमा तक हास्यास्पद। हाँ, माँ का रसोई घर भरा पूरा था। नीले ऑयल पेंट से रंगी हुई धुआई फल्लियों पर कतार से सजे हुए स्टील के डिब्बे, कटोरियाँ, थालियाँ, पतीले उसे हमेशा बर्तनों की सुसज्जित दुकान से प्रतीत होते।
मैट्रिक पास करने के बाद जैसे ही उसे रेलवे की नौकरी मिली, उसने बरसों पुराने घर के पुरानेपन को बदलने की मुहिम शुरू कर दी। नई तिपाई, कुछ सलीके की बांस की कुर्सियां, अंगीठी के धुएं से मटमैली पड़ी दीवारों पर हल्का सफ़ेद डिस्टेम्पर, हैंडलूम के जूट के पर्दे। उसकी योजना सुनकर माँ एकदम संजीदा हो उठी। तुम्हें जो भी करना है वो अपने घर जाकर करना। तीनों लड़कियों के लिए उनका ब्रह्म वाक्य था। उनकी गृहस्थी में हस्तक्षेप करने की सोचते ही वे ढाल तलवार उठा अपनी सत्ता की हिफाजत के लिए लक्ष्मीबाई का रूप धर लेती। यथास्थिति में बने रहने की माँ की परम संतुष्ट मुद्रा तीनों को अकड़ती। तीनों यही सोचकर विस्मित हो उठती कि अभावों को वे अपनी आत्मसंतुष्टि की ढाल से कितनी सहजता से ध्वस्त निरस्त्र कर देती हैं, मानो उन्हें कहीं किसी चीज की कोई कमी ही ना हो। कमी उसे अवश्य सालती। शुभा, मालिनी, यहाँ तक कि दादा सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में अपनी सत्ता जीते हुए अपनी मनपसंद करने के लिए चले गए। वही एक बच रही, सिर्फ वही, माँ की सत्ता के तले, उनके नियम धैर्य के अंकुश में। जहाँ अब भी मात्र एक कैलेंडर टांग देने पर माँ घिसे रिकॉर्ड सी वही वाक्य दोहराने लगती और वो स्वयं को दूध से निकली मक्खी की भांति फीकी अनावश्यक पाती। दादा की शादी के बाद उसका नंबर था, लेकिन हर बार बात बिगड़ गई। माँ जगह जगह उसे ले जाकर लड़कों को दिखाती और लोग थे कि छोटी शुभा और मंझली मालू का रिश्ता मांगने लगते। उसके लंबोतरे चेहरे ने, ऊंची आँख के नीचे धसी आँखों ने, होठों से बाहर हमेशा निकले रहने वाले दांतों ने उसे कभी सगाई की संभावनाओं तक नहीं पहुंचने दिया। माँ शुभा और मालू को कब तक रोकती, जबकि हर जगह इस बात का दाना डालना वो न भूलती कि रेलवे की पक्की नौकरी में सुन्नी 550 रुपये महीना कमा रही है। भाईखला में उसे एक कमरे का रेलवे क्वार्टर भी मिला हुआ है, जिसका कि उसे 225 रुपये भाड़ा मिल रहा है। किंतु घर और नौकरी का जबरदस्त प्रलोभन भी उसके लिए वर हासिल करने में असमर्थ रहा। कईयों ने मौके बेमौके इस ढीलेपन की ओर दबा दबा संकेत भी किया कि मझली और छोटी के ब्याह से निपट जाने के उपरांत पिताजी ने उसके ब्याह के लिए अपेक्षित परिश्रम नहीं किया। घर में प्रतिस्पर्धियों के अभाव में रिश्ता पटना मुश्किल नहीं। मौसी ने तो खुलकर कटाक्ष किया कि भूख में टेढ़ी मेढ़ी चपातियों के बीच में नरम मुलायम गोल चपाती खींच लेना लोगों का स्वभाव है, मगर शेष टेढ़ी मेढ़ी के बीच कौन सा विकल्प बचता है। मालू की विदाई वाली सांझ का वो जहरीला दंश नीले चकत्ते सा फैलता उसकी समूची देह और चेतना को अपनी गिरफ्त में लेता उसे अचानक टीसों के जंगल में लावारिस छोड़ गया था, भाएं भाएं भटकती हवा सी। चिवड़ा और लड्डू की तश्तरी मालू की सास को साग्रह थमाकर अन्य मेहमानों की खातिर के लिए वो आगे बढ़ी ही थी कि माँ से किए गए मालू की सास के प्रश्न के उत्तर में माँ का तर्क सुन उसके तश्तरी बढ़ाते हाथ कांप गए। जिद्दी है, ब्याह के लिए तैयारी नहीं होती। बिरादरी में 50 लड़के देखे हमने, मगर इसकी ना तो ना। माँ ने इस झूठ के सहारे अपनी विवशता या अकर्मण्यता छिपाई या उन तिरस्कारियों की जमात में पैतरा बदल स्वयं भी खड़ी हो गईं, जिन्होंने उसकी बदसूरती के बहाने उसे सामान्य स्त्री जीवन के अधिकारों से वंचित कर ठीकरे सदृश रास्ते से दूर फेंक दिया। वॉश बेसिन पर आंसू धोने आई तो एक क्षण को विवेक ने धिक्कारा। क्या वो माँ के प्रति कठोर और दुराग्रही होकर नहीं सोच रही? लोकापवादों से बचने और उसे बचाने के लिए उनके पास और कौन सा अस्त्र शेष है? उसने सोचा, बहुत सोचा। मानसिक क्लेशों और लोकापवादों से स्वयं और माँ पिताजी को मुक्त रखने के लिए वो स्त्रीत्व की सार्थकता की निहायत दकियानूसी और पारंपरिक परिभाषा से अलग हो पूर्णतः नई दिशाओं का अन्वेषण करेगी। वो आत्मनिर्भर है, अपनी बचत से एक छोटा सुंदर सा घर खरीदेगी। नहीं भी खरीद पाई तो सरकारी क्वार्टर है उसके पास, फिर भी अपना निजी घर होना महत्व रखता है, भविष्यगत सुरक्षा की दृष्टि से भी। उस घर के आंगन की रौनक के लिए अनाथाश्रम से बेहद बदशक्ल बच्ची को गोद ले लेगी। वो माँ बनेगी। स्त्रीत्व के जननी पक्ष से वो वंचित नहीं रहेगी, बच्ची को पाले पोसेगी। उसकी फुंदने सी चोटियों में सेवंती की वेड़ी गूंथेगी, उसके लिए रंग बिरंगे लहंगा चोली सिलवाएगी। चीनी गुड़िया सी उसकी बिटिया आंगन में रुंझुन करती थिरकेगी, नाचेगी। मन दृढ़ हो उठा। एक सुखद तन्मयता उसके चेहरे पर आप सी उतर आई।
उसी रोज रात को उसने माँ और पिताजी को अपने निश्चय से अवगत कराया। बता दिया कि अपने इस निर्णय की जानकारी उसने चिट्ठी लिखकर दादा को पहले ही दे दी है। आराम कुर्सी पर अधलेटे पिता मुंह में पान भरे हुए स्त्री का दीपावली विशेषांक पढ़ रहे थे। यह उनकी 30 साल पुरानी आदत थी, खाना खा चुकने के उपरांत पत्रिका या अखबार पढ़ना। बाहर घूमना उन्हें विशेष पसंद नहीं था। उनकी इसी आदत से ऊब कर माँ उन्हें घर घुसरा विशेषण से विभूषित करती रहती। तुम्हारी बात सुन ली। आराम कुर्सी में हल्की चरमराहट हुई। सीधे होते हुए उन्होंने पत्रिका अपनी लंबी जांघिया वाली खुली टांगों पर औंधाई, आंखों का चश्मा जांघिए की किनारी से रगड़ा और बोले, मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। माँ ने तुम्हें कुछ बताया? यह उसके निर्णय की प्रतिक्रिया नहीं। सुन्नी ने माँ की ओर साभिप्राय देखा। पिता के कहने के बावजूद माँ का चेहरा निर्विकार दिखा। बस इतना महसूस हुआ कि उनका चेहरा कुछ जर्द है और गालों के नीचे की खुदी हुई सी 2-3 झुर्रियाँ और दिनों की अपेक्षा अधिक गहरा आई हैं। उसे यह भी लगा कि इसकी वजह उसका निश्चय भी हो सकता है, या कमरे की मरियल पीली रोशनी। माँ की यह आदत उसे बड़ी अजीब लगती है, अखरने की सीमा तक कि अक्सर जो बात उन्हें स्वयं बतानी या कहनी चाहिए वे पिताजी से कहलवाती हैं। चश्मा काफ़ी देर तक रगड़ने के पश्चात पिताजी ने नाक पर चढ़ा लिया। देवेंद्र से तो तुम परिचित हो ना? कहकर वो रुके। चश्मे के भीतर से उनकी मुंह चुराती दृष्टि ने उसके चेहरे को अपनी बूढ़ी नसें उभरी उंगलियों से टटोला। वो सिर झुकाए सरोते से सुपारी कतराती माँ को देखने लगी। माँ उसे दिखाई नहीं पड़ रही। आंखों के सामने साबनी बुलबुलों के छत्ते दौड़ रहे हैं। एक साथ तमाम रोलरों का दबाव उसकी गर्दन पर उतर आया। पिताजी का तात्पर्य? देवेंद्र को वो भली भांति जानती है। पड़ोस की भानुबेन का वो मंझला देवर है, जन्म से ही एक टांग से लाचार। उसके लिए भानुबेन एक अच्छी उम्र की लड़की खोज रही हैं। तुम्हारे विषय में भानुबेन ने खुद प्रस्ताव रखा है। लड़का पढ़ा लिखा कम सही, लेकिन 700-800 रुपये महीने कमा रहा है। बोरीवली में अपना घर भी ले लिया है। तुम्हें पसंद भी बहुत करता है। कहते कहते वे एकाएक रुक गए। चश्मा उतार कर उन्होंने फिर से उसके कांच को जांघिए के किनारे से रगड़ा। लंगड़ापन कोई ऐसा ऐब नहीं है सुन्नी। गल्ले की एक दुकान उसकी अपनी है, एक में बड़े भाई के संग साझेदारी है। अपने मामूली सी खोट से दुखी वो तुझे हमेशा से आंखों पर रखेगा। लोहे की चारपाई के सिरहाने टिकी उसकी पीठ जैसे गर्म चिमटे की छुअन से तड़की। पिताजी को एक्सटेंशन कैसे मिला? उनका दिमाग अब सोचने समझने के काबिल नहीं रहा, वरना वो उसे किसी लूले लंगड़े की बैसाखी बनाने पर न उतर आते। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर जब कभी देवेंद्र उसकी बगल से गुजरा, मिर्च मसालों की तेज गंध और गल्लों की मटियाई सीलन उसकी नाक को बिदका गई। अक्सर उसका मन किया कि वो पर्स से रुमाल निकाल कर नाक पर रख ले और तेजी से चढ़ती अपने घर में दाखिल हो जाए। पायजामे पर कमीज, यह भी कोई पहनावा है? वो बदशक्ल जरूर है, किंतु पढ़ी लिखी और अच्छी पोस्ट की बदशक्ली इतनी आम भी नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा अपनी औकात भूल कर उससे शादी का ख्वाब देखने लगे। वो उफनी उफनी बदहवास सी बालकनी में चली आई। ग्रिल से चेहरा टिका फपक पड़ी। माँ पिता क्यों उसे अनपढ़ गंवार मिर्च मसालों से भरी बोरी में बंद कर देना चाहते हैं? क्यों नहीं उसके निश्चय की पीठ थपथपाते कि हुई ना ये बात लीक से हटकर हिम्मत करने की और जीने की? उत्तरदायित्व न निभा पाने की ग्लानि उन्हें जिस तिस के सिर मढ़ देने के लिए अंधा कर देगी, इसकी कल्पना नहीं थी उसे। मौसी ने कितनी बार जोर दिया कि अखबार में उसके ब्याह का विज्ञापन दे दो, 250-300 खर्चा आएगा, मगर हो सकता है कोई माफिक परिणाम निकल आए। मगर जाऊंगा कहने वाले पिताजी उठकर कभी किसी अखबार के दफ्तर में नहीं गए। उन्हीं दिनों सिन्हा उसके विभाग में आया। मिसेस पंजवानी उसे 3-4 विदेशी साड़ियाँ दिखा रही थीं। उनके भाई हांगकांग से लाए थे और बेचने के ख्याल से वे काफ़ी विदेशी सामान अपने संग लाए थे। पंजवानी कुछ साड़ियाँ और नाइटियाँ उन लोगों को दिखाने और बेचने के लिए कार्यालय लाई थीं। वो एक बैंगनी रंग की सादी आकर्षक साड़ी को बार बार उलट पलट रही थी और अपने मन को तौल रही थी कि अचानक एक मर्दाने भारी स्वर ने उसे संबोधित किया। मुझे सिन्हा कहते हैं सुनीता जी। साड़ी छोड़कर वो शिष्टता निभाने के लिए कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हाथ जोड़ते ही आंखों में ताजगी घुल गई।
लंबा छरेरा कद, चौड़े कंधे, गेहुआ रंग, चमकीली भेदती आंखों पर गोल्डन फ्रेम का बायफोकल चश्मा, कुल मिलाकर आकर्षक आवाज और अंदाज से सटा गठा व्यक्तित्व विभाग के बुसियाएपन को झाड़ता, स्फूर्ति देता। सहकर्मी गुप्ता जी और भार्गव साहब विभागीय सदस्यों से परिचय की औपचारिकता पूरी करवाने सिन्हा को लेकर निकले थे। श्रीमती पंजवानी की जिज्ञासा पर कि विभाग में सिन्हा की नई नियुक्ति हुई है या वो तबादले पर आया है, सिन्हा ने तपाक से उत्तर दिया कि वो सरकारी मेहरबानी के चलते तबादले पर आया है और जब तक उस पर सरकारी मेहरबानी बनी रहेगी वो उनके बीच काम करने का सौभाग्य हासिल करता धन्य होता रहेगा। भार्गव साहब ने सिन्हा की विनम्रता पे चुटकी सी ली। साहब, बंबई का तबादला भाग्य की लॉटरी है। जिसकी निकल आए वो टिकट खरीदना बंद कर देता है, जिसकी ना निकले वो अपने नंबर की उम्मीद में थोक में टिकट खरीद कर भाग्य आजमाता रहता है। बंधु, आ गए हो तो घाटे में नहीं रहोगे। तो मैं टिकट खरीदना बंद कर दूं ना भार्गव साहब? पक्का, समझिए लग गई। वो भी उनके ठाकों में शरीक हो बड़ी देर तक हंसती रही। गुप्ता जी के आग्रह पर उसने मेज पर चाय मंगवाई, साथ में कैंटीन से उम्दा बटाटा बड़ा भी। सिन्हा को बटाटा बड़ा खूब भाया। उसने इच्छा प्रकट की वो बंबई का आम भोजन खाने को उत्सुक है। उसने आश्वस्त किया कि उन्हें ऊसल पाव खिलाने गिरगांव के एक ईरानी रेस्टोरेंट में ले चलेगी जहां बहुत स्वादिष्ट ऊसल बनता है और आज भी 1.5 रुपये में आदमी आराम से अपना पेट भर सकता है। बच्ची और देवेंद्र का फितूर दोनों ही दिमाग से खिसक गए। सिन्हा के साथ मिलना जुलना पहले विभागीय शिष्टावश हुआ, फिर साथ साथ चाय पीने का सिलसिला शुरू हो गया। लंच भी वे अक्सर साथ खाने लगे। कार्यालय छूटते ही चारों लिफ्टों के सामने लंबी लंबी पंक्ति होती। वे बजाय पंक्ति में खड़े हों समय गंवाने के आपस में बतियाते हुए सीढ़ियां उतर लेते। ये रोज की बात हो गई। घनिष्ठता कुछ और बढ़ी। वे ओपन एयर कैफेटेरिया में एस्प्रेसो कॉफ़ी पीते या गेटवे तक पैदल घूमते हुए वापस स्टेशन। कार्यालय ही नहीं, घर में भी उसके भीतर के बदलाव को माँ और पिताजी ने लक्ष्य किया। हालांकि उन दोनों के मध्य अभी तक ऐसा कुछ नहीं घटा जिसे वो आसक्ति का नाम देती। अलबत्ता सिन्हा की मित्रता ने उसे अपने प्रति सजग अवश्य कर दिया। वो अपनी छवि का ख्याल रखने लगी। चेहरे के उन तमाम अभिशापों को जिन्हें वो 40 वर्षों से हीनता के रूप में ढोए जा रही थी, ब्यूटी पार्लर के वातानुकूलित कमरे में परिष्कृत करने लगी। अपने बढ़े हुए दांतों पर उसने तार का फ्रेम चढ़वा लिया। हालांकि दंत चिकित्सक का कहना था कि यह फ्रेम उसने उसके जोखिम पर चढ़ाया है। इस उम्र में दांतों पर फ्रेम चढ़ाने से जड़ें ढीली पड़ जाने की 100% आशंका होती है। आईब्रोज, फेशियल, स्टीम बाथ के लिए वो नियमित जाने लगी। कुछ रोज फिगरेट भी गई, देह की फालतू मांसलता कम करने के ख्याल से। अपने रख रखाव के प्रति अब तक बढ़ती गई उपेक्षा उसे अपनी मूर्खता और अनाड़ीपन प्रतीत हुई। एक सबसे महत्वपूर्ण काम उसने ये किया कि घर में ड्रेसिंग टेबल खरीद लाई। सिन्हा को उसने माँ और पिताजी से भी मिलवाया। प्रतिक्रिया में माँ मौन साधे रहीं, पिता बहुत खुश हुए। कार्यालय में अपनी तय चल रही कानाफूसी के प्रति वो लापरवाह बनी रही। कान क्यों दे? सिन्हा के विषय में, उसके घर के विषय में वो सिन्हा की जवानी सब कुछ जान गई। सिन्हा 14 वर्ष का था तो उसके पिताजी नहीं रहे। माँ की घर वालों से पिताजी के रहते ही न पटी। उनके न रहने के बाद सारी स्थितियाँ प्रतिकूल हो उठीं। माँ उसे नीलू और बबलू को लेकर विधवा मौसी के घर चली आईं। एक छोटे से कस्बे में मौसी का 2 मंजिला मकान था। ऊपर का हिस्सा उन्होंने किराए पर उठा रखा था। नीचे 3-4 कमरों में उनकी गृहस्थी सिमटी फैली हुई थी। दालान में वे अपनी हाथ की मशीन चौकी पर रखे मोहल्ले में सिलाई स्कूल चलाती। रेलवे में सहायक हिंदी अफसर की पोस्ट मिलने पर वो कस्बे से शहर चला आया। रेलवे क्वार्टर मिलते ही पूरे परिवार को लेवा लाया। मौसी को भी वो जिद करके अपने साथ लाया। उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद पक रहा था। मौसी के पास जो कुछ था इन्हीं लोगों के पीछे स्वाहा हो गया। यहाँ वहाँ से उधार उधूर करके उसने उनकी आंखों का ऑपरेशन ही नहीं करवाया, विदेशी लेंस भी लगवाया। मौसी लाल लाल आंखों से खूब रोई। नीलू को मेडिकल में दाखिला मिल जाने से तंगी का असमाप्त सिलसिला उसकी उम्र निकलने लगा। मौसी उसके लिए अक्सर दुखी हो उठती, कहती कि कस्बे में होता तो अब तक वे पोते पोतियों का मुंह देख लेती। नीलू के मेडिकल को 3रा साल लगा नहीं कि उसका तबादला लखनऊ से इगतपुरी हो गया। ठीक वर्ष भर बाद पदोन्नत होकर बम्बई।
नीलू के हॉस्टल का खर्च भी झेल पाना मुश्किल हो रहा था कि यहाँ आके बबलू को गणित और मराठी में ट्यूशन की आवश्यकता महसूस होने लगी। खर्च में कहाँ से कतर व्योत करे समझ नहीं पा रहा। बहरहाल जिम्मेदारियों से वो नहीं घबराता, न आन पड़ी समस्या से पीठ दिखाने की आदत है उसकी। तुम बताओ सुन्नी, मैं अपने बारे में कब सोचता, कब अपने आप को अपने लिए नितांत वैयक्तिक होकर जीता। उस शाम न जाने क्या हुआ कि वो एकदम से भावुक हो उठा। मेज पर अनर्गल लकीरें खींच रही सुन्नी की उंगलियों को उसने अपने हथेलियों में अचानक भींच लिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सुन्नी। सिहरन का ज्वार उसकी तिरस्कृत देह में चैती के नशीले आरोह अवरोह की भांति संचरित होने लगा। वे कैपिटल सिनेमा के निकट ओपन एयर कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि सिन्हा ने उसकी हथेली को नहीं, भीड़ में उसके समूचे अस्तित्व को संदली बाहों के घेरे में ले लिया। सहमत की हजार हजार घुंघरूओं की रुंझुन उसके तन मन में झनक उठी। शब्द भीतर ही भीतर गले में उमड़ कर रह गए। अनिश्चय नहीं था, न कोई धुंधलका। उसने हामी में हौले से सिर को जुम्बिश दी। उत्साहित पिता ने उमंग से सारे रिश्तेदारों को उसके और सिन्हा के बारे में लिख दिया। दादा ने सगाई की जिद की, किंतु सिन्हा ने एकदम मना कर दिया। रिवाज ना मैं अपने यहाँ के करूँगा ना तुम्हारे यहाँ के मानूंगा। कार्यालय में लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा। जिस दिन लोगों को उनके निर्णय के विषय में ज्ञात हुआ, कैंटीन में जबरदस्ती 4-5 क्रेट सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर हो गया। सिन्हा बार बार कहता रहा, भैया अभी से हमारा दीवाला क्यों पीट रहे हो, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। मिसेस पंजवानी ने तो पेस्ट्री का ऑर्डर ऊपर से भिजवा दिया। भाई सुनीता की तरफ से भी तो कुछ होना चाहिए। फिर देसाई की ओर बाईं आंख दबाकर खुसफुसाई, डबल स्वीट 16 होने के बाद शादी कर रही है सुनीता, कंजूसी काहे की। हफ्तों तक वे मकान खोजते रहे। किराए पर उठाए रेलवे क्वार्टर में रहना सिन्हा को पसंद नहीं था। न आस पड़ोस ढंग का, न रहन सहन का स्तर। गोरे गांव की चाली में वह उसे ब्याह कर ले जाने को वैसे ही राजी नहीं था। पूरे परिवार के साथ 1.5 कमरे के घर में गुजर होगी भी तो कैसे। ब्याह से पहले ही कोई अच्छी स्थायी जगह हल के रूप में खोज लेना जरूरी लगा। हार कर उन्होंने मलाड में एक 3 रूम फ्लैट ओनरशिप पर बुक कर लिया। 12,000 की पहली किस्त सुन्नी ने अपने बैंक बैलेंस से भर दी। सिन्हा के पास मात्र सदस्यता भर के रुपए निकले, वे भी उसे इंतजाम करने पड़े। माँ सारे प्रकरण में कुछ उलझी उलझी सी बेचैन नजर आईं। अभी से अपना मकान बुक करने की तुक, पैसा जोड़ कर रखो। पैसा टेट में हो तो दरवाजे पर हाथी बांधने में समय नहीं लगता। आगे तुम लोगों की मर्जी। उन्होंने सिन्हा से भी आपत्ति प्रकट की। तबादले वाली नौकरी है तुम लोगों की, फिर हो सकता है प्रयत्न करने और सिफारिश आदि के बूते पर तुम्हें जल्दी स्टाफ क्वार्टर मिल जाए। सुनकर सिन्हा ने प्रतिवाद किया, कई बैंकों में मैंने हिंदी अधिकारी पद के लिए आवेदन कर रखा है। रेलवे की नौकरी में आखिर रखा ही क्या है, इसलिए स्टाफ क्वार्टर के चक्कर में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। जो भी करना है भविष्य की सोच कर करना है। सिन्हा मौसी और माँ को भी उसकी माँ और पिताजी से मिलाने के लिए घर लाया। एक बात उसे कर की, अपने संदर्भ में उसकी मौसी और माँ के चेहरे पर कोई विशेष उत्साह कहीं नजर नहीं आया। तभी अचानक हवाओं की महकती हुई खुनकी अंधड़ के तेज थपेड़ों में लहू लुहान हो उसके रोम रोम में क्रंदन कर उठी। कैसे वो बर्फीले शिलाखंड की ढलान पर आंखों पर पट्टी बांधे आत्मघाती गति से दौड़ रही थी। वजह शायद या पूरी तरह से पुरुष सहवास से अस्पर्शित बावली हो उठी बढ़ती उम्र थी, जो अपने ही कगार ढहा ज्वार से उतराई विध्वंसकारी मोड़ मुड़ने लगी। मकान के पीछे उसने अपना बैंक बैलेंस खत्म कर दिया, प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल लिया, पॉलिसी के विरुद्ध कर्ज। फिर भी सिन्हा ने सोसाइटी में सदस्यता ली तो अपने नाम से ली। वो चुप रही। माँ की कुनमुनाहट के बावजूद, मकान तेरे नाम लेने में क्या हर्ज, तू मुझे एक छोटा सा कारण दे। कल दुस्वप्न सी दोपहर पेमेंट्स लिस्ट पहुंचाने वो अकाउंट्स विभाग में जा रही थी कि अचानक सिन्हा और स्वामीनाथन की पारस्परिक बातचीत ने भरे गिलास सा उसे जमीन पर पटक दिया। कमाल है तेरा, शादी करने के लिए तुझे और कोई लड़की नहीं मिली। शी लुक्स लाइक पक्का ताली वाला। 13 साल हो गए रेलवे में नौकरी करते, विभाग में से कोई चाय पीने का वक्त भी जाया नहीं करना चाहता उसके साथ। और एक तू, मुझे भार्गव ने बताया तेरी शादी के बारे में। छोड़ यार, ताली वाली ही सही, घर की हालत उससे छिपी नहीं।
प्रतिवाद करते हुए सिन्हा क्षण भर को झिझका। सुन्नी की कांपती टांगें देह का बोझ उठाने से इनकार करने लगीं। सोच, 800 रुपये महीने कमाने वाली कहाँ मिलेगी? सौदे की कोई शक्ल सूरत नहीं होती मेरे यार। मैं जीवन और व्यावहारिकता को एक दूसरे का पूरक मानता हूँ। नहीं तो देखने में ठीक ठाक आशा घर चलाने के मामले में अधिक सही लड़की है। मौसी अभी भी चाहती हैं कि मैं आशा से ब्याह कर लूँ। आगे वो सुन भी नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं रह सकती थी। ऊपर आने तक उसने निर्णय ले लिया था कि वो सिन्हा से ब्याह नहीं करेगी और ये नौकरी भी नहीं। क्या बात है सुनीता, बड़ी परेशान नजर आ रही हो? उसके केबिन में दाखिल होते ही उसके उड़े हुए चेहरे को देखकर निदेशक मिश्रा जी ने चिंतित होकर प्रश्न किया था। उनके शब्दों की वजनी सहानुभूति ने उसे रुआंसा कर दिया। फिर जवाब में वो क्या कहती? न सूखे होठों में कोई हरकत पैदा हुई, न तालू से जा चिपकी जबान ही ढीली। बस साहस संजो त्यागपत्र अवश्य उसने उनकी ओर बढ़ा दिया। ऐसा एकदम से न कर डालती तो शायद त्यागपत्र ताहे हुए रुमाल सा मुट्ठी में पसीजता उसके संग लौट जाता। मिश्रा जी ने पत्र पर सरसरी निगाह डाली और विस्मय से भर उठे। त्यागपत्र क्यों? जवाब में वो सिर झुकाए खड़ी रही। विभाग से कोई शिकायत? किसी प्रकार की प्रताड़ना? निसंकोच कहो। कैसे कहे, उसके हृदय उमड़ा चला आ रहा था, बाढ़ के बढ़ते जल स्तर की भांति इंच इंच अपने में डुबोता। उसकी संजोई सारी दृढ़ता, निश्चय, आत्मविश्वास, इस्तेमाल न होने की जागरूकता ठीक ऐन मौके पे दगा दे उसे निहायत कमज़ोर साबित कर दयनीय बनाकर छोड़ गई। इस तरह वो मिश्रा जी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाएगी। कोई न कोई कारण बताना ही होगा। सामान्य होने की पूरी कोशिश की उसने। सर, मैं शादी करने जा रही हूँ। उनकी अनुभवी आंखों ने फौरन भांप लिया कि सुनीता के इस्तीफे के पीछे कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी 6 महीने पहले अकाउंट्स की वाणी मजूमदार झिझकती उनके केबिन में आई और मिठाई के एक बड़े से डिब्बे के ऊपर त्यागपत्र रखकर उसने उनकी ओर बढ़ाया था। सर, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तबादला भी मुझे नहीं चाहिए, विदेश जाना होगा, नौकरी संभव नहीं होगी। सिन्हा और उसके संबंधों की चर्चा से वे अनभिज्ञ नहीं थे, बल्कि सुनीता की शादी की बात सुनकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। इस वक्त सुनीता काफ़ी घुमड़ी घुमड़ी असहज लग रही थी। उन्हें लगा उनके हाथों में थमाया गया सुनीता का इस्तीफा किसी भावावेश में आकर लिया गया निर्णय है, किसी अप्रत्याशित, ठेस और उससे उत्पन्न विचलन का प्रतिकार पत्र मेरे पास सुरक्षित रहेगा। वे कवर बंद करते हुए बोले। 4-5 दिन की छुट्टी ले लो तो बेहतर है। ठीक से सोच लो, जल्दबाजी उचित नहीं। शादी के बाद भी कई लड़कियां नौकरी कर रही हैं। बी इजी, ओके? वो उठकर केबिन के बाहर आ गई। जानती थी 1 सेकंड के लिए भी और रुक जाती तो सर के सामने ही फूट पड़ती। उसके जल्दी घर चले आने पर माँ को तनिक कौतूहल हुआ। यही अनुमान लगाया कि सुन्नी की तबीयत शायद ठीक नहीं। वे खुद लेटी हुई आराम कर रही थी। ज़्यादा कुछ पूछना उन्हें उचित नहीं लगा। लेटे लेटे ख्याल आया, तबीयत ठीक नहीं तो तनिक चाय के लिए तो पूछ ही लें। अब क्या लेटना, 4:30 वैसे ही हो रहे हैं। बर्तन करने बाई भी आ ही रही होगी। उठकर रसोई की ओर मुड़ी। रसोई की कुंडी खोली ही थी कि सहसा दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने ऊपर की छोटी मीनू को खड़ा पाया। आंटी, सुनीता दीदी का फ़ोन है घर में? दरवाज़ा ज्यों का त्यों खुला छोड़कर उन्होंने कमरे में लोहे के पलंग पर कोहनी से चेहरा ढांपे लेटी सुन्नी को पुकारा। सुन्नी, तुझा फ़ोन आला। सुन्नी, तुम्हारा फ़ोन आया। वो समझ गई कि फ़ोन किसका होगा। एक बार तो मन में आया कि माँ से कह दे कि मीनू से फ़ोन के लिए मना कर दें। फिर सोचा, पीठ दिखाने से समस्या हल नहीं होगी। सामना करना ही एकमात्र विकल्प है। मिलने को वो कार्यालय में उससे मिलती हुई आ सकती थी, लेकिन कार्यालय में किसी प्रकार की आपसी कटुता या आरोप प्रत्यारोप के नंगे नाटक से बचना चाहती थी। फ़ोन पर ऐसी कोई अड़चन नहीं, शायद अपनी बात अधिक ठोस तरीके से व्यक्त कर पाएगी। चिपचिपाती हथेलियों से उसने रिसीवर उठाकर कानों में लगा लिया। अनुमान सही था, सिन्हाई था, उत्तेजित। तुम बदशक्ली ही नहीं, बेअकल भी हो। रिज़ाइन क्यों किया? घर बैठकर भाड़ झोंकोगी और मुझसे बिना पूछे? कोई जिक्र नहीं? शादी के बाद भी तुम्हें नौकरी करनी है सुन्नी। पारिवारिक जिम्मेदारियां मैं अकेले नहीं ढो सकता। सुन रही हो? हेलो हेलो। मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे। नौकरी इसीलिए छोड़ दी।
सुन्नी ने रिसीवर क्रेडल से लगा दिया। सीढ़ियां उतरकर घर आई तो माँ आंखों में तमाम प्रश्न भरे चाय का प्याला लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। किसका फ़ोन था? वो सूखते होठों और पनियाई मिचमिची आंखों से उन्हें तकती रही। सांसें भीतर समा नहीं पा रहीं, दम बाहर को आ रहा। सहसा वो माँ के कंधे से लगकर फफक पड़ी। हिचकियों से उसका पूरा शरीर हिलने लगा। उसके टूटे टूटे से शब्द भुरभुरी बर्फ से माँ के कानों में गलने लगे। मैं देवेंद्र से ब्याह के लिए तैयार हूँ। अभी जाकर तुम भानुबेन से कह दो। कहा था ना कि देवेंद्र नौकरी नहीं करवाएगा। मैं नौकरी छोड़ आई हूँ। माँ अवाक सी उसके बालों को पीठ को सहलाती रहीं। कैसे कहें और किस जुबान से कहें कि देवेंद्र की सगाई हो चुकी है। 8-10 दिन के भीतर उसकी शादी होने वाली है। अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल जी की लिखी हुई कहानी लाक्षागृह। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।